अस्सलाम वालेकुम, सर्च न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं उरूज फातिमा। ए वो ज़ात जो तमाम मखलूकात का खालिक है, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी साहबजादी सैयदा ताहिरा सिद्दीका खातून जन्नत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुबह आमीन। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, हुकूमत से बार बार खदशात का इजहार किया, कोई नतीजा ना निकला। आजाद बेंचेस पर बैठे हैं, अब हुकूमत में जाना मेरी जात के बस में नहीं। सरबराह बीएनपी अख्तर मेंगल ने हाथ खड़े कर दिए, कहा जब हुकूमत का साथ ही छोड़ दिया तो फाइनेंस बिल की हिमायत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी है। पार्लिमानी तारीख में ही कभी ऐसा हो कि फ्लोर ऑफ द हाउस किसी ने जो है हुकूमत से लाताल्लुकी का ऐलान किया हो। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसने ये ऐलान किया। इससे पहले हम उनको वार्न करते रहे, बारहा उनको वार्न करते रहे। जब वो हमें मुज़ाकरात के लिए आए तो हमने अपने खदशात का एज़हार करते रहे। हुकूमत में जाना अब वो शायद मेरे अपनी ज़ात की बस में नहीं है, पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है। हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला कोई फर्द वाहिद उसको नहीं तब्दील कर सकता। अगर हुकूमत वाकई इन मामलात में दिलचस्पी रखती है और सीरियस है, वो बलूचिस्तान के इन जुमला मसाइल को हल कर लें। मौलाना फजलुर रहमान ने 18वीं तरमीम पर उसकी रूह के मुताबिक अमल करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 18वीं तरमीम एनएफसी अवार्ड में अगर रद्दोबदल की कोशिश की गई तो हर सतह पर मज़ाहमत की जाएगी। सूबों का हिस्सा मुतय्यन है, किसी किस्म की कमी को कबूल नहीं किया जाएगा। हुकूमत को शुगर इंक्वायरी कमीशन पर कार्रवाई की इजाजत मिल गई है। जहांगीर तरीन निकल गए, किसी को पता नहीं चला। अपोजिशन से एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है। 18वीं तरमीम पर उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद किया जाएगा और इसमें किसी किस्म की तरमीम या रद्द-बदल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किस तरह आराम से निकल गए और किसी कोई पूछने वाला उसका नहीं है। जहाँ एहतसाब मुखालिफ के लिए हो और उनके लिए बिल्कुल भी ना हो और उनके खिलाफ दरवाजे उसके बंद कर दिए जाएं, और जब प्रेशर ज्यादा आए तो उस प्रेशर को कम करने के लिए कभी एक आध बार चेयरमैन नेब कह देता है कि हमारा रुख गवर्नमेंट की तरफ भी हो सकता है। कराची को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए सीटीडी इन एक्शन। सीटीडी टारगेट किलिंग वर्किंग ग्रुप इन्वेस्टिगेशन की कामयाब कार्रवाई। पुलिस पर हमलों और टारगेट किलिंग की मुतादिद वारदातों में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं मैं नुमाइंदे अता हुसैन से। जी अता। जी बिल्कुल, सीटीडी टारगेट किलिंग वर्किंग ग्रुप इन्वेस्टिगेशन की ने कामयाब कार्रवाई करते हुए पुलिस पर हमलों और टारगेट किलिंग की मुतादिद वारदातों में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में मुदस्सिर अमी और मिनाज शाहिद शामिल हैं। सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक एमक्यूएम लंदन से है। मुल्जिम मुदस्सिर अमी और एमक्यूएम लंदन के कस्बा अलीगढ़ का सरगर्म कारकुन है, जबकि मुल्जिम कस्बा अलीगढ़ सेक्टर की टारगेट किलिंग टीम का इंचार्ज भी रहा है। मुल्जिम पुलिस एहलकार शफीक के कत्ल में भी मुलविस था। मुल्जिमान ने इब्तिदाई तफ्तीश में 6 अफराद की टारगेट किलिंग का एतराफ किया है, जबकि मुल्जिम मिनाज शाहिद पाक कॉलोनी सेक्टर का सरगर्म कारकुन और सेक्टर इंचार्ज दिलावर का दस्ते राज है। मुल्जिम मुखबरी और वेकी का जो है माहिर है। मुल्जिमान की निशानदेही पर मुतादिद अफराद को अगवा के बाद मौत के घाट उतारा गया है। मुल्जिम जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों की नकलो हरकत पर भी नजर रखता था। सरकारी इदारे अगर इलाके में दाखिल होते थे तो मुल्जिम साथियों को आगाह कर देता था। मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है और अहम इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। जी, मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है और अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। अता हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चीनी इंक्वायरी कमीशन केस पर हुक्म इम्तनाई खारिज करते हुए तमाम इदारों को चीनी रिपोर्ट पर कार्रवाई की इजाजत दे दी। जस्टिस अतर मिनाला ने केस में दिमागजी है कि चीनी रिपोर्ट असल में मौजूदा हुकूमत और नैब का इम्तहान है। जस्टिस अतर मिनाला ने मुख्तसर फैसला में शुगर मिल्स एसोसिएशन की चीनी रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार समेत कोई भी फरीक हो उसका फेयर ट्रायल का हक मुतासर नहीं होना चाहिए। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। फैसले में मजीद कहा गया कि वफाकी हुकूमत का नैब को केस भेजना दुरुस्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने छुट्टी के दिन 4 घंटे तक दलाइल सुने। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے مختصر فیصلے کے مطابق انکوائری کمیشن کی تشکیل درست تھی۔ کیس کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے جسٹس اطہر منالہ نے کہا کہ شوگر ملز کا مسئلہ حکومتی پریس کانفرنسز بھی ہیں، جو حکومت میں ہیں ان کو تو اس طرح کی پریس کانفرنسز کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایسی پریس کانفرنسز دوسرے فریق کے حقوق کو متاثر کرتی ہیں۔ انکوائری اور تفتیش کے شروع میں ایسی پریس کانفرنسز نہیں ہونی چاہیے۔ جسٹس اطہر منالہ نے کہا کہ چینی رپورٹ میں موجودہ حکومت کے ذمہ داران کو بھی مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ ملز مالکان تو فائدہ لینے والے ہیں، اصل مسئلہ تو عوامی عہدہ رکھنے والوں کو ہونا چاہیے۔ ذمہ دار قرار دیے گئے کسی حکومتی رکن نے چینی رپورٹ کو چیلنج نہیں کیا۔ ابھی تک معلوم نہیں کہ نیب اس پر کارروائی کرتا بھی ہے یا نہیں۔ چینی رپورٹ اصل میں موجودہ حکومت اور نیب کا امتحان ہے۔ شوگر ملز کے وکیل مخدوم علی خان نے حکم امتناع میں توسیع کی درخواست کی، تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے شوگر انکوائری رپورٹ پر مزید اسٹے آرڈر دینے سے انکار کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کورونا پر وفاقی حکومتی کا رویہ غیر سنجیدہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں یہ وقت تنازع کھڑا کرنے کا نہیں بلکہ اتحاد کا ہے۔ ڈاکٹرز کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ ججز کے خلاف وفاقی حکومت کے الزامات پر JIT کا بھی مطالبہ کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا ہے اسی جسٹس فائز عیسیٰ کیس کے متعلق کہ اگر جج کے اوپر ریفرنس بن سکتا ہے اتنا بات پہ، تو پھر جو فیض عیسیٰ صاحب نے انفارمیشن لے کر آیا ہے دوسروں کے حوالے سے، وزیروں کا شاہد نام بھی اس میں ہو، اس پہ بھی JIT بنے۔ کورونا کوئی خاص مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کو اس کا کوئی خاص خطرہ نہیں ہے، اور وہ جو وسائل اور ریسورسز جس کو ہمیں اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہمارے عوام کا صحت اور زندگی بچانے کے لیے اور ان کی معاشی صورتحال کو اس وقت میں وہ تحفظ دینے کے لیے، یہ پرائیورٹیز ہمیں نظر نہیں آئیں۔ وزیر مواصلات مراد سعید نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے بیان پر اپنے رد عمل میں کہا کہ بلاول محض بیانات تک محدود ہیں، پیپلز پارٹی خود کچھ کرتی نہیں اور کسی کو کرنے دیتی نہیں۔ مراد سعید نے چیئرمین پیپلز پارٹی کو خیبر پختونخوا کی ترقی دیکھنے کے لیے دورے کی دعوت بھی دے دی۔ عمران خان ایک کاز لے کے آئے ہیں اور وہ کاز ہے پاکستان سے غربت کے خاتمے کا، اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے، اور ہمارے جو بڑے پروگرامات ہیں اس سے واضح ہیں موجودہ حکومت کی ترجیحات۔ تو اس پہ تو آپ کو سیاست کرنے کی بجائے آج 10% کوٹا جو بڑا ہے سندھ کے لوگوں کے لیے، کیونکہ غربت وہاں پہ زیادہ تھی، غربت بڑھتی گئی، آپ کی حکومت تھی، آپ نے اقدامات نہیں کیے، آپ اپنے حلقے میں وہاں پہ لوگوں کی خدمت کے لیے نہیں پہنچتے، اور صرف بیانات تک سپاسنامے اور خبرنامے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ آپ کا قصور ہے، لیکن ہم اپنے لوگوں کی خدمت سے خود کو نہیں روک سکتے۔ صدارتی ریفرنس کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ کا فیصلہ، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے فیصلے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے۔ ذرائع کے مطابق FBI نے تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ذرائع کے مطابق جلدی تحقیقات کا دائرہ کار، پوچھ گچھ کے پروٹوکولز طے کر دیے جائیں گے، جبکہ کیس کی فائل کو اہلیہ فائز عیسیٰ ڈیکلیریشن کیس کا نام دے دیا گیا ہے۔ FBR ذرائع کے مطابق مزید تحقیقات کی حکمت عملی بھی طے کی جائے گی اور جلد ہی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ اور اراکین کے ناموں کو بھی تعین کر دیا جائے گا۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ کمشنر انکم ٹیکس، ریجنل ٹیکس کمشنرز کو ٹیم کا سربراہ مقرر کیا جا سکتا ہے، جبکہ ٹیم سربراہ کے لیے کسٹمز اور IRS انٹیلیجنس کا تجربہ لازمی قرار دیا گیا ہے، جبکہ یہ فیصلہ بھی ہوا ہے کہ مختلف محکموں میں روابط کے لیے فوکل پرسن بھی تعینات کیا جائے گا۔ اسکول انفارمیشن سسٹم پنجاب کی ایپ ہیک کر لی گئی ہے۔ گوگل پلے سٹور، ایپ سٹور سے SIS پنجاب ایپ غائب کر دی گئی ہے۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں کے 4.5 لاکھ اساتذہ کا حساس ریکارڈ چرا لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسکول انفارمیشن سسٹم پنجاب کی ایپ ہیک کر لی گئی ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کراچی کی 41 UCs میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری ہے۔ مختلف علاقوں کی سڑکوں اور گلیوں کو رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کیے جانے والے علاقوں کے شہریوں کی نقل و حرکت پر بھی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کرایا جا رہا ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں کورونا کی وبا خطرناک صورتحال اختیار کر گئی ہے۔ کورونا کے کیسز اور اموات میں اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت سندھ کی جانب سے
शहर के कई रिहायशी इलाकों में लॉकडाउन किया गया है, जबकि कुछ मार्केट्स भी बंद किए गए हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से किए जाने वाले लॉकडाउन को शहरियों ने सराहा भी है, तो वहीं पर चंद लोग शिकायत करते हुए भी दिखाई दिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, समझ गया, लोग एहतियात ही नहीं कर रहे हैं, घरों से निकलने बेफजूल, समझा, और कोई ऐसा फायदा नहीं, समझा। ये अच्छी चीज़ है कि नाम के लॉकडाउन हुआ है, जहाँ पर क्या नाम केसेस निकल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, समझा, तो वो अच्छी बात है बहुत। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, तो पूरा पूरा गलत ही कर दे। ये नहीं कि यहाँ का खुला है वहाँ का खुला, जिससे कोरोना थोड़ी खत्म हो जाता है। कोरोना जब खत्म हो जब पूरा आप इलाका बंद करोगे, पर यहाँ आते पुलिस वाले तंग करते, वहाँ पूरा पूरा इलाका पैसा खा के वो लोग खोल देते दुकान। क्या फायदा है? तो कोई फायदा है तो बताओ मुझे। इससे कोई फायदा ही नहीं है। जो हमारे पिछले 2.5 महीने हमारे खराब किए वो गलत किए। जब लॉकडाउन करना था तो पूरा शहर बंद कर देते, जैसे दूसरे मुल्कों में हुआ। ये चीज़ फिर अब तक खत्म हो चुकी होती। अभी हम खुद परेशान हैं, यहाँ से स्मोक डाउन किया, दूसरी जगह पे खुला हुआ है, तो यहाँ से कोरोना आता है, वहाँ पे कोरोना नहीं जाएगा। हुकूमत को चाहिए, अगर गरीब आदमी है तो उसको खरीद देवे, ठीक है, एप्लीकेशन देवे कि हाँ ये सहूलियत देवे, फिर भी समझ नहीं आता। अब इसमें तो खाली रोना ही रह गया, कोरोना तो नहीं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सील किए जाने वाले इलाकों में शहरियों को मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। वफाकी दारुल हुकूमत के कोरोना मुतासरा सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। शहरियों ने हुकूमत के इक़दाम को मुस्बत करार दिया गया है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अलमदार बलोच। इस्लामाबाद में रोजाना की बुनियाद पर कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ सेक्टर्स को सील किया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन वाले सेक्टर्स में G923 मरकज, सेक्टर I834 मरकज और सेक्टर I1012 और मरकज शामिल हैं। शहरियों का कहना था कि हमें इंतजामिया के इक़दाम का साथ देना चाहिए और बिला जरूरत घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तभी हम इस वबा से महफूज रह सकते हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर चला रहे हैं, तो आवाम को चाहिए कि वो हुकूमत के साथ इसमें अमल करे और अपने आप को इस बीमारी से बचाने के लिए कोशिश करे। जब जो भी इंतजाम हुकूमत ने किया हमारे भले के लिए किए हैं। हुकूमत ने सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं किए, बल्कि आवाम के फायदे के लिए किए हैं। और आवाम को भी चाहिए कि खामखा घरों से बाहर ना निकलें बगैर बिला वजह, बगैर जरूरत के। इंतजामिया की तरफ से इन सेक्टर्स को कोरोना केसेस सामने आने के बाद मुख्तलिफ पॉइंट्स पर सील किया गया है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। कुछ मकामात पर शहरी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते भी नजर आते हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए जहां इंतजामिया मुतहरिक है, वहीं शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि अपनी हिफाजत के लिए SOPs पर अमल करें। कैमरा टीम के हमरा अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। और बलोचिस्तान असम्बली में इस वक्त बजट पेश किया जा रहा है। शोबे के अफसरान और तकनीकी अमले की सलाहियतों को बरवकार लाने के लिए बजट में फंड्स रखे जाएं और इस सिलसिले में तमाम डिविजनल अफसरान के लिए आइंदा माली साल 2021 में गाड़ियां और 1000 से जायद फील्ड असिस्टेंट के लिए मोटरसाइकिलों की फराहमी के लिए फंड्स जारी किए जाएंगे। मजमूई तौर पर इस ज़मन में महकमा ज़राअत की बेहतरी के लिए गैर तरक्याती बजट में 640.775 मिलियन रुपए फंड्स रखे जा रहे हैं। आइंदा माली साल के लिए जिले किला सैफुल्ला और कलात में कोल्ड स्टोरेज के क्याम के लिए 100 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। ज़राअत के शुबे के लिए माली साल 2020-21 में 263 नई आसामियों का अजरा किया गया है। माली साल 2020-21 में इस शुबे के लिए तरक्याती मद में 4.121 बिलियन रुपए और गैर तरक्याती मद में 11.071 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। हुकूमत बलूचिस्तान का जमींदारों के लिए एक इनकलाबी इकदाम नेशनल प्रोग्राम बराए तरक्की ज़राअत जो कि पाकिस्तान में शुरू हुआ है और हाई एफिशिएंसी सिमाल और मिनी डैम्स पर मुश्तमिल है, जिसमें 75% वफाक और सूबे का है, 25% हिस्सा जमींदारों को अदा करना होता है ताकि पाकिस्तान में ज़राई पैदावार तरक्की पा सके। लेकिन हालिया वबाई मर्ज कोविड-19 की वजह से जहां से दूसरे शोबे मुतासर हुए हैं, वहां बेरोजगारी में भी शदीद इजाफा हुआ है। इसके साथ ही खुसूसी तौर पर इस वक्त जमींदारों को टिड्डी दल का भी सामना है, जिससे ज़राअत को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन हालात में बलूचिस्तान हुकूमत
نے فیصلہ کیا ہے کہ بلوچستان کے زمینداروں سے نیشنل پروگرام کے 25% کی وصولی نہیں کی جائے گی اور انہیں ریلیف دے کر ان کا 25% حصہ معاف کیا جائے گا اور یہ حصہ حکومت بلوچستان خود برداشت کرے گی۔ کالجز اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ جناب اسپیکر، موجودہ دور میں ہائر ایجوکیشن کی اہمیت سے انکار نہیں، اگرچہ پچھلی حکومتوں نے HEC کے فیصلے کے تحت چند ڈگری کالجز میں BS پروگرام کا آغاز کیا تھا، لیکن ان کالجز میں متعلقہ شعبوں میں نہ تو کوئی تعیناتی عمل میں لائی اور نہ ہی کوئی فنڈز رکھے ہیں۔ اب ہماری حکومت نے فیصلہ کیا کہ تمام ڈگری کالجز جس میں BS پروگرام جاری ہے ان میں فیکلٹی کی تعیناتی عمل میں لائی جائے گی اور فنڈز بھی فراہم کیے جائیں گے۔ 39 انٹر کالجز کو ڈگری کالجز کا درجہ دیا جا رہا ہے اور ان کے لیے 301 ملین روپے غیر ترقیاتی بجٹ سے مختص کیے جا رہے ہیں تاکہ معیار۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وزیر صحت سندھ عذرا افضل پیچوہو نے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کو خط لکھ بھیجا۔ اس خط میں لکھا گیا ہے کہ کراچی کے 3 ہاسپٹلز کو وفاق کی منتقلی پر سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ صوبائی حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ہاسپٹلز کے لیے 16 ارب سے زائد مختص کیے ہیں۔ خط کا یہ متن ہے، وفاق نے 9.9 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا ہے جو ناکافی ہے۔ اس رقم سے ہاسپٹلز کے مالی معاملات بہتر طور پر نہیں چل پائیں گے۔ وزیر صحت سندھ نے جو خط لکھا ہے یہ اس کا متن ہے۔ موجودہ حالات میں سندھ حکومت اپنے ہاسپٹلز پر خاص توجہ دے رہی ہے۔ وزیر صحت سندھ عذرا افضل پیچوہو نے معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کراچی کے 3 ہاسپٹلز کو وفاق کی منتقلی پر سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ صوبائی حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اسپتالوں کے لیے 16 ارب سے زائد مختص کیے ہیں۔ یہ خط کا متن ہے۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے سجاد کاظمی سے۔ جی سجاد، مزید خط میں کیا لکھا گیا ہے؟ جی بالکل، سندھ کی صوبائی وزیر صحت ہیں عذرا افضل پیچوہو جنہوں نے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کو خط لکھا ہے اور خط میں یہ کہا گیا ہے کہ کراچی کے 3 اسپتالوں کو وفاق کی منتقلی پر سپریم کورٹ کے احکامات پر جو ہے عمل کرنا ضروری ہے اور صوبائی حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ جو ہے محض 16 ارب روپے جو ہے مختص کیا ہے، جبکہ وفاق نے 9.9 ارب کا بجٹ جو ہے وہ مختص کیا ہوا ہے جو کہ ناکافی ہے اور اس رقم سے اسپتالوں کے مالی معاملات بہتر طور پر نہیں چل سکیں گے اور موجودہ حالات میں سندھ حکومت اپنے اسپتالوں پر خاص توجہ دے رہی ہے۔ اس سے قبل جو ہے چند ہفتے قبل سپریم کورٹ کے روشنی میں 3 اسپتال تھے سندھ کے جو کہ وفاق کے حوالے کیے گئے تھے اور اس کے بعد 2 دن قبل جو ہے یہ خط لکھا گیا معاون خصوصی صحت کو ڈاکٹر ظفر مرزا ان کو یہ خط لکھا گیا صوبائی وزیر صحت کی جانب سے اور آج جو ان کو یہ ملا ہے اور آج ممکنہ طور پر 2 دن کے بعد یہ بھی اپنا جواب جو ہے وہ لکھیں گے۔ جی بہت شکریہ سجاد کاظمی۔ ملک میں کرونا وائرس کیسز میں اضافے پر پیپلز پارٹی نے کیسز اور اموات کے اصل اعداد و شمار سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کرونا کیسز اور اموات میں اضافے نے حکومتی کارکردگی کو بے نقاب کر دیا، ایسا کہا گیا نفیسہ شاہ کی جانب سے۔ وفاقی حکومت کو مسلسل جھوٹ بولنے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وفاق مزید گمراہ کرنے کے بجائے اصل اعداد و شمار بتا کر تمام حقائق عوام کے سامنے لائے۔ علمدار بلوچ سے جانیں گے۔ علمدار بتائیے گا نفیسہ شاہ نے مزید کیا کہا ہے؟ جی بالکل ارسلان، ابھی کچھ دیر قبل جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ایک رد عمل سامنے آیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما کا یہ کہنا ہے کہ ملک بھر میں اس وقت کرونا کیسز کتنے ہیں اور اس کی اموات کے جو اصل اعداد و شمار ہیں وہ جو ہے اب سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، حکومت ابھی تک جو ہے وہ سنجیدہ نظر نہیں آ رہی۔ تو اس حوالے سے جو رپورٹس آ رہی ہیں حکومت کو چاہیے کہ اپوزیشن کے بارہا کہنے کے باوجود بھی جو ہے حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدہ اقدامات جو ہے وہ سامنے نہیں آئے اور اب پیپلز پارٹی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ کیسز کتنے ہیں اور اموات کیا اعداد و شمار ہیں وہ سامنے لا جائیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علمدار بلوچ۔
पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,71,666 तक पहुंच गई। एक दिन में रिकॉर्ड 153 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुल्क भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,382 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,604 नए केस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 64,216, सिंध में 65,163, खैबर पख्तूनख्वा में 20,790, बलूचिस्तान में 9,162, गिलगित बल्तिस्तान में 1,253, इस्लामाबाद में 10,279, जबकि आजाद कश्मीर में 803 केस सामने आए हैं। मुल्क भर में अब तक 10,42,787 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 31,681 नए टेस्ट किए गए। अब तक 63,504 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 153 अफराद जाँ बहक हो गए, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 3,382 हो गई। पंजाब में 1,347, सिंध में 1,013, खैबर पख्तूनख्वा में 789, इस्लामाबाद में 95, गिलगित बल्तिस्तान में 21, बलूचिस्तान में 100 और आजाद कश्मीर में 17 मरीज जान से हाथ धो बैठे। लाहौर में एक तरफ कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है, वहां सरकारी अस्पतालों में टेस्टिंग किट्स की कमी को दूर न किया जा सका है। डॉक्टरों का कहना है कि रोजाना फराहम की जाने वाली किट्स की तादाद बहुत कम है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं इजलाल हैदर। महकमा सेहत के दावे हवा, शहर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना किट्स की किल्लत को पूरा ना किया जा सका। कोरोना वायरस से अब तक 2000 से जायद डॉक्टर्स और अमले के दीगर अफराद मुतासर हो चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी सूरत हाल में उन्हें सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। हमारे पूरे पंजाब में, चले लाहौर की बात करें, जो वेंटिलेटर्स की तादाद है वो इतनी कम है कि कोई अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा अपना भी आ जाता है उसके लिए भी नहीं हमें मिल पाता। दूसरी जानिब बढ़ते कोरोना केसेस के बाइस डॉक्टरों का कहना है कि वो अकेले इस मर्ज का मुकाबला नहीं कर सकते जब तक आवाम भी उनका साथ ना दें। आप लोग जो है ना इस बीमारी को सीरियस लें, घर से जो है ना कम से कम बाहर निकले, घर से जब बाहर निकले तो मास्क पहने, सर्जिकल मास्क की जो है ना एफिकेसी है। शहरियों का कहना है कि सहूलियात तो दूर की बात, अस्पतालों में कोई बात तक नहीं सुनता। सहूलियात तो इधर कोई समझ नहीं आ रही है। जो हमारे मरीज हैं वो घर में बड़े खज्जल खराब हो रहे हैं, यहाँ पे आते हैं बस यही बात बोलते हैं जी कोरोना है, आप अपने मरीजों को अपने घर ले जाएं, यहाँ पे बड़ा खतरा है। दूसरी जानिब पंजाब में कोरोना वायरस के 2,538 नए केसेस सामने आने के बाद तादाद 64,216 हो चुकी है। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। भारतीय बर्बरियत की बात करें, भारत के जुल्म सितम का शिकार मकबूजा वादी में कोरोना वायरस ने भी पंजे काट लिए। भारतीय काबिज फौजियों के खूनी लॉकडाउन और हॉस्पिटल्स में जेर इलाज मरीजों की जबरी फौजी मराकज में मुंतकली से कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस के खिलाफ पूरी दुनिया में जंग जारी है, लेकिन इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में ये जंग 2 महाजों पर लड़ी जा रही है। एक तरफ 10 माह से जारी लॉकडाउन और समाजी दूरी के अहकामात को सख्ती से नाफिज किया जा रहा है, तो दूसरी जानब फौज और दीगर सरकारी फोर्सेज ने गुज़श्ता 6 हफ्तों के दौरान दर्जनों नाम निहाद फौजी ऑपरेशंस में कश्मीरी नौजवानों को शहीद करने का खूनी सिलसिला जारी रखा हुआ है। वादी में लॉकडाउन में नरमी की आड़ में कश्मीरी नौजवानों को फौजी मराकज में भी मुंतकिल किया जा रहा है, जिसकी वजह से कोरोना मरीजों की तादाद में मजीद इजाफा हो रहा है। कोरोना का शिकार होने वालों में दर्जनों खवातीन, पुलिस एहलकार और सहाफी भी शामिल हैं। इसके अलावा शहीद किए जाने वाले कश्मीरी नौजवानों की लाशें भी कोरोना मरीज का नाम देकर लवाहिकीन के हवाले नहीं की जाती और उन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब लावारस कब्रिस्तानों में दफन कर दिया जाता है। कोरोना मरीजों की तादाद में शदीद इजाफे के बाद माहिरीन कहते हैं कि कश्मीर में वायरस अब माशरती सतह पर फैल चुका है। ताहम सरकारी तौर पर अब भी मुतासरा केसेस की तादाद में इजाफे को टेस्ट की शरह में इजाफे के साथ जोड़ा जा रहा है। जरूरत इजाद की मां होती है, ये बात मकबूजा कश्मीर के नौजवान ने सच कर दिखाई। वसीम अहमद ने स्क्रैप अशिया से वेंटिलेटर बना लिया। भारत का जुल्म तशद्दुद कश्मीरी नौजवानों की सोच को महदूद न कर सका। घरों में महसूर कश्मीरियों के हौसले पस्त न हुए। भारतीय काबिज फोर्सेज का पुरतशद्दुद लॉकडाउन और कोरोना के शदीद होते हमलों के मुकाबले के लिए कश्मीरी नौजवान मैदान में आ गया। 22 साला नौजवान वसीम अहमद ने नाकाबिले इस्तेमाल चीजों की मदद से मसनूई निजाम तनफ़्फ़ुस या वेंटिलेटर की मशीन बनाई है। अहमद ने प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए एक साबनदानी, सीडी ड्राइव और बोतल के ढक्कन का इस्तेमाल किया। वसीम अहमद को उम्मीद है कि ये तख्लीक जालिम मोदी के शिकंजे में आए मकबूजा कश्मीर समेत भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ अहम किरदार अदा कर सकेगी। जैसे जैसे लोग लॉकडाउन से उकता रहे हैं, वायरस का फैलाव तेज हो गया है। आलमी
दुनिया में एक नए और खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। मजीद हजारों लोग वबा से मुतासिर होने का खदशा भी जाहिर कर दिया है। आलमी इदारे सेहत ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि कुछ ममालिक ने इस वायरस को शिकस्त दी, मगर वहाँ पर दोबारा केसेस रिपोर्ट हुए, जो बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। वायरस तेजी से फैल रहा है, जो अभी जानलेवा है। मजीद हजारों लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं। WHO के सरबराह का कहना था कि आलमी रहनुमाओं और अवाम को वायरस के खिलाफ सब्र और हाजिर दिमागी से लड़ना होगा। हमें वायरस की रोकथाम के लिए बुनियादी बातों को मद्देनजर रखना होगा। Many people are understandably fed up with being at home. Countries are understandably eager to open up their societies and economies. But the virus is still spreading fast. It is still deadly and most people are still susceptible. पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर ने कहा कि वबा के बाइस 80 मिलियन पनाहगज़ीन मुश्किलात से दो चार हैं। उनकी मुश्किलात के अज़ाले के लिए हमें तैयार रहना होगा। We're close to 80 million people that are either refugees or displaced in their own country, and this means, in simple terms, that 1% of humanity lives today in situations of forced exile. आलमी इदारे सेहत ने लॉकडाउन खत्म करने या उसमें नरमी करने वाले ममालिक को खबरदार करते हुए कहा कि जल्दबाजी के फैसलों की वजह से वायरस तेजी से फैल रहा है। अगर कारोबार खोलने में जल्दी की गई तो दुनिया की मैशत खत्म होने का खतरा है। कोरोना लॉकडाउन के हवाले से सऊदी हुकूमत का बड़ा फैसला। मक्का मुकरमा के अलावा मुमलिकत के तमाम शहरों से पाबंदियां खत्म होंगी। सऊदी अरब में कल सुबह 6 बजे कर्फ्यू और दीगर पाबंदियां खत्म होंगी। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से ऐसा कहा गया है। 3 माह लॉकडाउन के बाद सऊदी अरब में जिंदगी मामूल की तरफ लौटना शुरू हो जाएगी। तमाम होटल्स, सरकारी दफातर समेत दीगर तमाम जगहों पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। बैनुल अक़वामी परवाजों, बार्बर शॉप्स और सैलून पर पाबंदी बरकरार रहेगी। खेलों और सियाहों पर से भी पाबंदी खत्म करने का फैसला कर दिया गया है। कोरोना लॉकडाउन के हवाले से सऊदी हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है। मक्का मुकरमा के अलावा मुमलिकत के तमाम शहरों से पाबंदियां खत्म होंगी। मुल्क भर में बैनुल अक़वामी फिजाई ऑपरेशन बहाल हो गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने रात 12 बजे के बाद चार्टर परवाजों को पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर आमद-ओ-रफ्त की इजाजत दे दी। दुनिया भर में कोरोना के साए ढलने लगे। हुकूमत पाकिस्तान ने भी कोरोना का जोर टूटने के बाद अहम कदम उठा लिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुल्क में बैनुल अक़वामी परवाजों को बहाल कर दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने परवाजों की बहाली का नोटिस जारी कर दिया, जिसके मुताबिक गवादर और तुर्बत एयरपोर्ट के अलावा मुल्क भर में फिजाई ऑपरेशन बहाल हो गया है। तमाम चार्टर परवाजों को पाकिस्तानी बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर आमदोरफ्त की इजाजत होगी। फिजाई ऑपरेशन आज रात 12 बजे से बहाल कर दिया जाएगा। CAA परवाजों को पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए औकात कार जारी करेगा। खसूसी परवाजों की आमदोरफ्त का सिलसिला खसूसी इजाजत के तहत जारी रहेगा। तमाम इंटरनेशनल परवाजों में SOPs पर अमल दरामद करना लाजमी होगा, जबकि कार्गो, स्पेशल परवाजें और सिफारती परवाजें भी ज़ाब्ते के मुताबिक उड़ान भर सकेंगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कंटेनर्स को लंबे अरसे तक बॉर्डर पर रोके जाने और ट्रैकर न मिलने की वजह से अफगान ट्रांजिट ट्रेड से वाबस्ता इंपोर्टर्स मायूस होने लगे। कहते हैं कि उनके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। अगर उन्हें हल ना किया गया तो फिर वो ईरान का रुख करने पर मजबूर होंगे। इंपोर्टर्स के चले जाने से मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। अता हुसैन रिपोर्ट करेंगे। दुनिया भर में फैलने वाले खतरनाक कोरोना वायरस से जहां बहुत से कारोबार तबाह हुए, वहीं मुल्क की मईशत का पहिया समझे जाने वाला कराची पोर्ट ट्रस्ट भी तबाही के दहाने पर है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड से ताल्लुक रखने वाले इम्पोर्टर्स भी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। इम्पोर्टर नमरोज खान कहते हैं कि हमारा ताल्लुक अफगानिस्तान से है, हम कारोबारी लोग हैं। हमारे कंटेनर्स 2-2 महीने कराची पोर्ट में और बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, जिससे हमें बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हम अफगानिस्तान के ताजिर हैं। इस वक्त चीन से हमारे कंटेनर्स कराची पहुंचे हैं। 3-4 माह हो गए हैं कि हमारे कंटेनर्स कराची पोर्ट पर मौजूद हैं, लेकिन इनको अब तक क्लियर नहीं किया गया।
नमरोज खान कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के रास्ते जल्द अज जल्द हमारे कंटेनर्स पहुँचें और चमन के रास्ते हम अफगानिस्तान ले जाएं, लेकिन क्या करें, ये कस्टम्स वाले तो हमें तबाह करने पर तुले हैं। कंटेनर क्लियर करने के लिए 17 लाख रुपए मांग रहे हैं। हम कहां से दे 17 लाख रुपए एक कंटेनर के? आप खुद सोचें, अगर एक कंटेनर में 20 लाख रुपए का माल हो और उनसे 80 लाख रुपए कस्टम मांगे तो वो क्या करेगा? अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए काम करने वाले ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि टीपीएल ने ब्लैक मेलिंग के लिए ट्रैकर डिवाइस की शॉर्टेज का बहाना बना रखा है, जिससे हजारों की तादाद में बड़े बड़े ट्रॉलर तोरखम और चमन बॉर्डर में 2 माह से बंद किए हुए हैं, जिनका रोज का हजारों रुपए नुकसान हो रहा है। एक महीने बॉर्डर पे खड़ी रहती है, इसका भी जो कंटेनर का डेमरेज पड़ रहा है वो लाखों में बन जाता है। कंटेनर की कीमत 3 से 4 लाख रुपए है, लेकिन उसका डेमरेज 30 से 35 लाख रुपए बन जाता है। पर डे 120 से 140 डॉलर चार्ज कर रहे हैं। सबको पता है लॉकडाउन है, शहर में न होटल खाली है, न दुकान है, न ड्राइवर को कोई चीज मुयसर नहीं है खाने पीने का। ड्राइवर रोड पे खड़े होते हैं, जिस दिन हम गाड़ी लगाते हैं फिर गाड़ी आके पोर्ट के सामने 5-5 दिन 8-8 दिन हमारा ट्रक खड़ा होता है। क्या हो, कंटेनर भी क्लियर होता है, ट्रक भी हाजिर होता है, ट्रैकर नहीं है। ट्रैकर की वजह से हम ट्रांसपोर्ट हमारे ड्राइवर इधर रूम पे इस गर्मी में बीमार हो रहे हैं। एक तो कोरोना की बीमारी है, एक से अलग से और बीमारियां हैं, ड्राइवर मुब्तला हुए हैं। कस्टम क्लियरेंस एजेंट काजी हबीब का कहना था कि टीपीएल की नाअहली की सजा इंपोर्टर को दी जा रही है और लाइन डिटेंशन की मद में फी इंपोर्टर से 20-20 लाख रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। इस तरह से सैकड़ों खानदान तो मुतासिर हो गए हैं, साथ में मुल्क की मईशत को भी नुकसान पहुंच रहा है। हमने तकरीबन कोई ये पिछले जुम्मे को हमने कुछ स्ट्राइक वगैरह की, तमाम लोग मिले, हमने क्लियरिंग वाले, ट्रांसपोर्ट और लेबर, कुछ हमने गवर्नमेंट को ये चैलेंज किया कि ये जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। फिर जाकर थोड़ा सा उन्होंने स्लो कुछ काम अभी स्टार्ट हुआ है, थोड़ा काम चल रहा है। तो तकरीबन जो है ना, जो अफगानिस्तान के इंपोर्टर हैं उनको भी यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। उधर ईरान को आम बरामद करने वाले एक्सपोर्टर्स भी सख्त परेशान दिखाई देते हैं। एक्सपोर्टर कहते हैं कि उनके लिए बॉर्डर तो अब खोल दिया गया है, लेकिन लंबे अरसे तक कंटेनर्स खड़े रहने की वजह से उनमें मौजूद आम खराब हो गया है और उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। कंटेनर क्लियर होके ईरान में भी गए थे, वो तकरीबन 4 से 5 रोज खड़े हो गए थे ताफ्तान पे। तो जो क्लियर होके ताफ्तान में तेहरान मार्केट भी पहुंचे, वो भी जले हुए पहुंचे, क्योंकि 4-5 दिन वो भी खड़े हो गए थे पाकिस्तान के अंदर। तो वो जो क्लियरेंस हुई, जो उसकी ड्यूटी पे की गई, जो गाड़ियों का किराया पे किया गया, वो भी नुकसान में ही चले गया। तो समझें कि 105 कंटेनर पूरे के पूरे नुकसान ही हैं जो ईरान में गए आज के दिन तक। तो सारा जितने भी एक्सपोर्टर जिन्होंने ईरान का काम किया वो आज के दिन सब शदीद नुकसान के अंदर है। 50 से 60% मैंगो अभी भी अवेलेबल है सिंध के अंदर, और काश्तकार और जो इससे लोग मुंसलिक हैं उनको अगर आप नुकसान से बचाना चाहते हैं तो उनको फैसिलिटेट करें। मुल्क की मईशत को बड़े नुकसान से बचाने के लिए फौरी तौर पर इक़दामात उठाने होंगे। मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार रखने वाला कराची पोर्ट तबाही के दहाने पर है। अगर इंपोर्टर्स के मसाइल हल न किए गए तो उनसे आने वाला रेवेन्यू किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल हो सकता है, जिससे कौमी खजाने को बड़े नुकसान का खदशा है। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। कराची में के इलेक्ट्रिक की फुर्तियां फिर शुरू हो गई। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जोर पकड़ने लगी। शदीद गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग से लॉकडाउन के बायस घरों में रहना मुहाल हो चुका है। कोरोना से शहरी बाहर निकलने से महरूम हुए तो के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को घरों में भी सताना शुरू कर दिया। शहर भर में बिजली गायब रहना मामूल बन गया। एक तो झुलसाती गर्मी, ऊपर से घरों में महदूद शहरी बगैर बिजली के मछली बेआब की तरह तड़पने लगे हैं। शहर के कई इलाकों में रात गए बिजली की फराहमी मुअत्तल रही, जबकि शदीद गर्मी ने इलाका मकीनों की परेशानी में इजाफा कर दिया। किमाड़ी भट्टा विलेज में 3 घंटे गैर एलानिया बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। शांति नगर में भी लोड शेडिंग फ्री इलाका होने के बावजूद 1 घंटा बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। गार्डन के इलाके में भी कई घंटे से बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जबकि लियाकताबाद C1 एरिया में रात 11 बजे से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायती मराकज पर शिकायत भी दर्ज कराई गयी, मगर भी सूद रही। कि इलेक्ट्रिक के बहाने अपनी जगह, मगर इस गर्मी में घरों में बिजली के बगैर भला कौन कैद रहेगा। एक तरफ कोरोना वायरस की वबा तो दूसरी तरफ शदीद गर्मी और ऊपर से के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया। कराची वालों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। बिजली के सताए लोगों का मजीद क्या कहना है, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं।
2.5 घंटे के बाद आती है तो 10, 15 या 20 मिनट चलती है, उसके बाद फिर चली जाती है, 5 मिनट 10 मिनट फिर बंद हो जाती है। यानी चलते चलते कम से कम 15 मिनट 20 मिनट चलती है, उसके बाद 15-10 मिनट बंद हो जाती है। ब्रेकर यहाँ होता है। ये 2.5 घंटे जो है ना, ये रात को भी चलता है 2.5 घंटा, और रात को 3-2.5 बजे भी बंद होता है। 2.5 घंटा उस टाइम पे भी होता है, रात को भी। हम लोग परेशान हैं, दिन को भी रात को भी, कोई चैन नहीं है, कोई सुकून नहीं है, बर्बादी है ये। 2.5 घंटे बिजली आते हैं, 2.5 घंटे के बाद फिर बिजली चले जाते हैं। फिर वैसे रात को भी ये सिलसिला है, दिन को भी ये सिलसिला है। हर इलाकों में ये सिलसिला चल रहा है, बिजली का बहुत लोड शेडिंग है, बहुत मसला है, बहुत मसले हैं। तो घरों में बच्चे को क्या हाल होते हैं, बच्चे हैं, हम लोग तो चलो बाहर निकल जाते हैं, बाहर बैठ जाते हैं, हवा में थोड़ा बैठ जाते हैं, पर बच्चों का बड़ा मसला खराब हो जाता है घर में। जी भाईजान, यहाँ पे जो ना लाइट का हर वक्त मसला होता है, ठीक है ना। बाकी ये जो ना, ये हमारे पानी भी इस वजह से नहीं आ रहा है, ये लाइट की वजह से हमारा पानी नहीं आ रहा है। ये 2.5 घंटे का जो लोड शेडिंग है ना, इसके अलावा सारा दिन रात लाइट आती जाती है, यानी कि मुश्किल से जो ना पूरे दिन और रात में 6 घंटे 7 घंटे लाइट रहता है। 24 घंटे के अंदर 6 और 7 घंटे लाइट रहता है। बिजली तो है नहीं, ये समझो कि नहीं है बिजली। बिजली ना दिन को है ना रात को है। बिजली के साथ पानी भी नहीं आता है। बिजली होगा तो पानी आएगा, ये मसले हैं। 4-4 दिन पानी नहीं है। बात करें मौसम की, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी रहेगी। ताहम शुमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और उससे मुल्हका पहाड़ी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। श्रीनगर और जम्मू में बारिशों का नया सिलसिला आइंदा हफ्ते शुरू होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस दौरान मुल्तान, डीजी खान, लिया, सखर, लाड़काना और शहीद बेनजीर आबाद में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में शदीद गर्म रहने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हका पहाड़ी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान मुल्तान, डीजी खान, लिया, सखर, लाड़काना और शहीद बेनजीर आबाद में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। कराची में समुद्री हवाएं दिन में चलने के बायस बादल शहर का रुख कर रहे हैं। आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान सुबह और रात में बूंदाबांदी का इम्कान भी है। आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान सुबह और रात में बूंदाबांदी हो सकती है। 23 और 24 जून को हवा का कम दबाव एक बार फिर बहरा अरब में भारतीय गुजरात के करीब आ सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर, बारामूला और जम्मू में आइंदा 2 रोज तक मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है, जबकि बारिशों का नया सिलसिला आइंदा हफ्ते शुरू होगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रावलाकोट में 22, दरोश में 11, पारा चनार 3, कलाम, मीरखनी 1, मरी 8 और इस्लामाबाद के देही इलाकों में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।